वैज्ञानिक भी नए नए शोध करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक सफलता हासिल की है गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय पादप जेनोमिक्स अनुसंधान संस्थान के मॉनिटरी वैज्ञानिक प्रोफेसर सुशील कुमार और उनकी टीम ने। आइए और अधिक जानकारी लेते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। पिछले दिनों हमारे देश में कुछ वर्षों से एक ऐसा काम चल रहा था जो हम सबको जिसके नतीजे का बहुत बेसब्री से इंतजार था, और वो इतना क्रांतिकारी काम है जिसमें गेहूं का उत्पादन भी बढ़ा और एक बहुत क्रांतिकारी सोच गेहूं के फसल उत्पादन के बारे में बनी। वो क्या है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। और ये बहुत ही अहम एक शोध कार्य है जो हमारे देश में हुआ है, इसका पेटेंट भी लिया गया है और इस पे हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर सुशील कुमार जी से। प्रोफेसर साहब, आपका पहले से बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ जो कार्य हुआ है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान जो है यहाँ पर आप कार्यरत हैं, हमें थोड़ा बताइए कि किस तरीके का शोध जो है वो यहाँ पर हुआ है जो एक क्रांतिकारी पहल कही जा रही है। प्राचीन काल से भारत के गंगेय उत्तर पश्चिमी प्रदेश में गेहूं एक मुख्य फसल रही है। आमतौर पर इसका बीजन जो है वो नवंबर के आखिरी सप्ताह में किया जाता है और अप्रैल के आखिरी सप्ताह और मई के पहले सप्ताहों में इसकी कटाई हो जाती है। हमने अपने शोध द्वारा यह पाया कि इस प्राचीन पद्धति के अलावा भी गेहूं की फसल उगाई जा सकती, ली जा सकती है। और शोध करने में पता चला कि नई किस्में बनाकर हम गेहूं को शरद ऋतु में सितंबर के प्रथम से लेकर द्वितीय सप्ताह में बोकर और नवंबर के आखिरी या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इसकी फसल को काट सकते हैं और फिर दोबारा बो सकते हैं और 2 फसलें तैयार कर सकते हैं इस क्षेत्र में, और दोनों की जो कुल उपज है वो दुगनी कर सकते हैं। और दुगनी कई बार न होकर के केवल 80% बढ़त से भी प्राप्त हो जाती है। डॉक्टर साहब, अब इसमें बड़ा अहम सवाल ये आता है कि ये जो शरद ऋतु की किस्म आपने विकसित की है इसको कैसे खोजा गया, कैसे विकसित किया गया, इसके बारे में जरा कुछ बताइए। गेहूं का उदय कैस्पियन महासागर के आसपास हुआ था और वहां से जब लोग भारतवर्ष की तरफ आए तो अपने साथ गेहूं के बीज लाए। ये पाया उन्होंने कि वो बीज यहाँ पर सफल नहीं हो सकते थे। उन्हीं बीजों में से कुछ उनको पौधे मिले जो कि हमारे गंगेय क्षेत्र के अनुकूल थे और उनसे बीज प्राप्त करके उन्हीं बीजों से गेहूं की फसल यहाँ पर सफल हो पाए। ये जो गेहूं के बीज थे उनमें वासंतीकरण की आवश्यकता नहीं है। ये वासंतीकरण जहाँ जहाँ बर्फ पड़ती है और फिर बर्फ पिघल करके वहाँ पर शीतकालीन बनता है, वातावरण बनता है, वहाँ पर ये गेहूं की उपज होती है और उसके लिए वो लोग इसको शरद काल में बोते हैं और फिर ग्रीष्म ऋतु में लगभग 300 दिन के बाद इसको काटते हैं। परंतु भारतवर्ष में लगभग 180 दिन में ये फसल होकर के तैयार हो जाती है उन्हीं बीजों द्वारा जो कि वहां से आए थे और उनमें से किसानों ने छांटे थे। जो बीज पद्धति हमारे यहाँ चल रही है उसमें प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। प्रकाश अवधि के बिना जो कि लंबे दिन में पौधे प्राप्त करते हैं, लंबे दिनों में जो कि बसंत और ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ होते हैं, जब तक पौधों को वो प्रकाश अवधि नहीं मिलेगी उसमें बालियां नहीं आएगी। यानी जो आप बता रहे हैं कि ये जो किस्म है इसको रोशनी की जो है बहुत कम आवश्यकता रहती है, लंबे दिन की आवश्यकता पड़ती है। अगर लंबे दिन नहीं होंगे तो इसमें फूल नहीं आएंगे, बालियां नहीं बनेगी। तो जो हमारा मुख्य शोध है
वो ये है कि ऐसे गेहूं की किस्में ढूंढी गई और बनाई गई जिसके अंदर प्रकाश अवधिकरण की आवश्यकता नहीं, प्रकाश अवधिकरण मुक्त किस्में बनाई गई। और वो जो किस्में हैं वो अगर हम सितंबर में बोए तो नवंबर में बाली बनकर पककर तैयार हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जो शोध हुआ, आपने क्यों सोचा कि गेहूं की जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, उसकी फसल को साल में 2 बार लिया जाए, धान क्यों नहीं? क्यों आपने गेहूं को ही इसके लिए चुना? इसके कई कारण है। एक तो ये है कि विश्व के अंदर गेहूं की खपत बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे कि भारतवर्ष के जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ के लोग जो पहले गेहूं नहीं खाते थे अब वहाँ रोटी खाते हैं। और विश्व के अंदर जो लोग मांसाहारी हैं उनमें नए तरह की सोच जागृत हो रही है कि उसमें वेजिटेरियनिज्म यानी कि शाकाहारी बने, और उस कारण से भी वहाँ पर गेहूं की खपत बढ़ेगी। विश्व में गेहूं की खपत जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। दूसरी बात ये कि धान की फसल लेने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। पानी धान के खेत में खड़ा रखना पड़ता है और इस कारण से हमारी खेतों की उर्वरता पे भी फर्क पड़ा है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में जहाँ पहले धान नहीं होता था, हरित क्रांति के बाद जब धान उगाने लगे बहुत मात्रा में तो उससे उर्वरता में फर्क पड़ा और पानी की उपलब्धता भी निरंतर कम होती गई है। डॉक्टर साहब, ये जो गेहूं की फसल हम साल में 2 बार ही ले रहे हैं, तो इससे क्या मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उस पर कोई फर्क पड़ता है? ऐसा तो नहीं कि उसको पोषक तत्वों की और ज्यादा जरूरत पड़ती है? हमारे जो खेत हैं उनमें हम आज प्राचीन काल से फसल लेते रह रहे हैं, तो जब भी फसल लेते हैं उर्वरकता कम होती है तो पोषक तत्व खाद के रूप में देने पड़ते हैं। कोई भी अगर हम फसल देंगे तो हमें उर्वरक डालने पड़ते हैं। दो फसल लेने, गेहूं की फसल लेने पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि जो भी पोषक तत्व डाल करके उसका निराकरण न कर पाए।